नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए छटपटा रही है और उसका यह सपना कोई पूरा कर सकता है तो वह है आदिवासी वर्ग। क्योंकि 2003 से लेकर 2018 तक कांग्रेस ने 15 साल का जो वनवास भोगा, उसकी एक बड़ी वजह था आदिवासी वर्ग, जो कांग्रेस से दूर हो गया था। लेकिन वनवास के बाद उसे सत्ता तक पहुंचाने वाला भी आदिवासी वर्ग ही था, जिसने 2018 में कांग्रेस पर फिर भरोसा जताया। लेकिन 2020 में जब कांग्रेस सत्ता से बेदखल की गई तो फिर उपचुनाव हुए तो कांग्रेस आदिवासियों का भरोसा भी खो चुकी थी। तब से हाल ही में हुए निकाय चुनाव में भी वह लगातार पिछड़ती जा रही है। इसलिए शायद पीसीसी चीफ कमलनाथ आदिवासी क्षेत्रों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इस वर्ग को साधने के लिए आदिवासी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। कांतिलाल भूरिया, हीरालाल अलावा, विक्रांत भूरिया, ओमकार सिंह मरकाम आदि सभी आदिवासी नेताओं और विधायकों को टारगेट दिया है। लेकिन क्या ये चूके हुए चेहरे फिर आदिवासियों को कांग्रेस में ला पाएंगे? और क्या आरएसएस और उसके अनुषंगिक संगठनों की आदिवासियों में बढ़ती पैंठ और बीजेपी की सरकारी योजनाओं से मजबूत होती पकड़ का मुकाबला कर पाएंगे? आखिर कैसे होगी सफल कांग्रेस की यह रणनीति? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक वापस पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। उपचुनाव में कांग्रेस आदिवासी क्षेत्रों में हार गई थी। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आदिवासियों को अपनी तरफ लाना चाहती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कांतिलाल भूरिया, देश के संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा, विधायक बाला बच्चन, अशोक मरसकोले, सुरेंद्र सिंह बघेल और युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया से बातचीत की है। इन लोगों को आदिवासी वोट बैंक फिर से मजबूत करने की कमान सौंपी गई है। इसके लिए अनेक सुझाव भी दिए गए हैं। दिग्गज नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस लगातार 3 चुनाव हारी थी। इस हार का प्रमुख कारण आदिवासी वोट बैंक का कांग्रेस से दूर होना बताया जा रहा था। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी क्योंकि आदिवासी वोट बैंक फिर से कांग्रेस के साथ आ गया। लेकिन कांग्रेस सरकार गिरने के बाद उपचुनाव में आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस से फिर से दूर हो गया। इसीलिए कमलनाथ फिर से सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस के पास आदिवासियों के बड़े बड़े नेता हैं। कांतिलाल भूरिया जैसे नेता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन जमीन पर संगठन कमजोर हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं के सहारे आदिवासी वोट बैंक को वापस पा लेगी, इसका कांग्रेस को पूरा विश्वास है। देखिए, आदिवासी समुदाय का जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी का ट्रेडिशनल वोट है। कांग्रेस पार्टी ने उसको सबके साथ लाके खड़े करने के लिए हमेशा प्रयास किए हैं और वो आदिवासी वर्ग अच्छे से जानता है। आदिवासी समुदाय को, आदिवासियों को भ्रमित करने का काम भाजपा ने किया। उन पर जम के अत्याचार हुए भाजपा की सरकार में। आज बीजेपी के पास 1% भी आदिवासी वोटर नहीं बचा है। बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने का संकल्प लिया बैठा है। भारतीय जनता पार्टी के पास भले ही कोई बड़ा आदिवासी चेहरा नहीं है, लेकिन भाजपा के छोटे छोटे नेता आदिवासियों के बीच लगातार मेहनत कर रहे हैं। राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को जितवाकर भाजपा ने आदिवासियों के बीच बड़ी पकड़ बनाई है। बिरसा मुंडा से लेकर अन्य आदिवासी महापुरुषों की जयंतियों को भाजपा सरकार जोर शोर से मनाती है। आदिवासियों के कल्याण के लिए भाजपा ने कई योजनाएं भी चलाई हैं। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषंगिक संगठन आदिवासियों के बीच लगातार काम कर रहे हैं। इससे भाजपा की पकड़ मजबूत हुई है। देखिए, कमलनाथ जी ने जिस तरीके से प्रत्येक वर्ग को 2018 के चुनाव में ठगने का काम किया है, जनता उससे बहुत कुछ सबक ले चुकी है। और कमलनाथ जी का वो वचन पत्र भी नहीं भूली जिसमें आदिवासियों के लिए बहुत सारे ऑफर्स लेकर आई थी, पर जब पैकेज खुला तो उसमें खोखला प्रोडक्ट निकल कर आया है। पूछना चाहती हूँ कि कमलनाथ जी, अगर आप आदिवासी वर्ग के इतने ही हितैषी हैं तो आपने उस अपमान पर अपना मुंह क्यों नहीं खोला? आपने कुछ क्यों नहीं बोला? ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस को आदिवासी तो चाहिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए। कांग्रेस और भाजपा दोनों की आदिवासी वोट बैंक पर नजर है। मध्य प्रदेश के हर विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक निर्णायक होता है। आदिवासी बहुल 47 विधानसभा सीटों और आदिवासियों के प्रभाव वाली 84 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल मिलती है, उसी की सरकार बनती है। भाजपा आदिवासियों के बीच अच्छी पकड़ बना चुकी है। आदिवासियों के बड़े नेता अभी भी कांग्रेस के पास है, लेकिन उनकी पकड़ मजबूत नहीं है। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस इन चुके हुए नेताओं के सहारे 2023 का चुनाव जीत सकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
कांग्रेस के इस दाव और रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और सूर्यकांत चतुर्वेदी। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। खिलावन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सत्ता रूपी ताले की चाबी आदिवासियों को माना जाता है मध्य प्रदेश में, और ये वर्ग हमेशा परंपरागत तरीके से कांग्रेस का रहा, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे। लेकिन ये इनसे छूटकर बीजेपी के पाले में आ गए। वो सत्ता सुख बीजेपी भोग रही है। बीच में विश्वास डिगा 2018 में, तो कांग्रेस फिर सत्ता में पहुंच गई। लेकिन उपचुनाव के बाद निकाय चुनाव में भी हम देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी ने अपनी पैठ को मजबूत किया है, पकड़ को मजबूत किया है। क्या ये चूके हुए नेता हों, चाहे कांतिलाल भूरिया हों या अन्य कांग्रेस के नेता हों, इनके सहारे एक बार फिर विश्वास हासिल कर पाएगी कांग्रेस? देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही दी है कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी पूरी तरह से आदिवासी वोटरों के पास ही है। हम पिछले 10-12 चुनाव को लगातार देखें तो निश्चित रूप से जहां जो आदिवासी सीटों पर जिस पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा हुआ है, या आदिवासियों को वोटरों को जिसने लुभाने के ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त की, उसी के हाथ में सत्ता की चाबी, उसी के हाथ में सत्ता पहुंची है। अब पिछले चुनाव देख लीजिए आप, 47 सीटों में से 30 सीटों पर कांग्रेस की विजय हुई। 47 सीटों में से तो सत्ता की चाबी सत्ता कांग्रेस के हाथों में चली गई। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है ब्रजेश जी कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या अनुमानित रूप से 7.5 करोड़ लगभग मानी जाती है। इसमें अनुमानित रूप से 2 करोड़ आदिवासियों की जनसंख्या है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 50 लाख आदिवासी वोटर हैं। और मेरा तो ये मानना है 47 सीटें तो है ही रिजर्व आदिवासी वर्ग के लिए। 84 सीटें बाकी की यदि जिन पर प्रभाव डालते हैं वो जीत हार का 90 सीटें और है जिस पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन हाँ, पिछले 2 चुनाव जैसे उपचुनाव में देखें अपन, उसके बाद 2 बार लगातार जो पंचायत और उसके नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें देखें अपन तो निश्चित रूप से आदिवासी बाहुल्य इलाकों में से कांग्रेस को जो मिलने वाले वोट हैं उसमें कमी आई है। कांग्रेस तो एक दृष्टि से अपन कह सकते हैं कि आदिवासी वोटरों पर से कांग्रेस का जनाधार थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। और संभवतः यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी आज बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार कर रही है कि आने वाले 23 के चुनाव में, आम चुनाव में मध्य प्रदेश के उनमें सत्ता में फिर से काबिज होना है, तो आदिवासी वोटरों को लुभाना बहुत जरूरी है। ये बात निश्चित रूप से। लेकिन खिलावन जी, उनके महत्व को तो समझ रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वही कांतिलाल भूरिया हैं जो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए आदिवासियों को अपने पाले में नहीं ला पाए, सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, उनको अब ये जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी तो क्या आदिवासी भरोसा करेंगे? क्या ये नेता इतने ताकतवर हैं मैदानी रूप से, या इन पर इतना भरोसा है आदिवासियों को कि इनके कहने पर कांग्रेस को वोट डाल देंगे? देखिए ब्रजेश जी, देखिए निश्चित रूप से थके हारे नेताओं का बहुत ज़्यादा, आदिवासी नेताओं का बहुत ज़्यादा भरमार है। कभी कभी जो है वो पुराने चावल भी बहुत उपयोगी होते हैं। और आपने देखा होगा, कहावत भी सुनी होगी, पुरानी अचार सबसे। लेकिन ये भी तो देखा जाता है ना कि बार बार जब आप पुराने चावल देख रहे हो, वो कितनी बार उपयोगी होंगे। एक समय ऐसा आता है घुन लग जाती है उनमें, स्वाद भी चला जाता है, खुशबू भी चली जाती है निश्चित रूप से। लेकिन उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जो जिस बारे में आप कभी सोचेंगे या आप मेरे इस विचार से सहमत होंगे, आपके दर्शक भी सहमत होंगे। देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो कभी कांग्रेस के सहयोग में रहती थी, कांग्रेस को समर्थन देती, वो अब 2 हिस्सों में बट गई और कांग्रेस के साथ जाना ही नहीं चाहती। हीरालाल अलावा लगातार आंखें ततेर रहे हैं, ये मालूम है आपको। उसका जयस जो है वो लगातार जो कांग्रेस से छिटकने की स्थिति में आती जा रही है। एकमात्र अलावा चूंकि कांग्रेस से विधायक है इसलिए कांग्रेस के साथ है, लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके साथ जो जुड़े हुए सक्रिय लोग हैं, वो उनका कांग्रेस से मोह भंग होते जा रहा है। इसी परिस्थितियों में कांग्रेस को बहुत चिंता करने की जरूरत है। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं जोड़ना चाहूँगा, जिस तरह से आदिवासी वर्ग के द्रौपदी मुर्मू, आप चित्र भी दिखा रहे हैं, मुझे लगा कि इस बात का भी उल्लेख कर दूं। तो जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया, उससे निश्चित रूप से आदिवासी वर्ग का झुकाव भाजपा की ओर थोड़ा बढ़ा है। टंटिया भील को मान लिया आप, चाहे भीमा नायक को मान लिया आप, चाहे बिरसा मुंडा को मान लिया आप, चाहे रघुनाथ शाह
को मान ले आप, चाहे कमलापति, रानी कमलापति को मान ले, इन सब को जिस तरह से महिमा मंडित करके समाज में जो है आदिवासी समाज के नायकों को जिस तरह से उभार कर सामने ला करके भाजपा अपने साथ समेटने का प्रयास कर रही है, उससे भी बहुत ज़्यादा अंतर आया है। मुझे लगता है कि इन सब परिस्थितियों से निपटने के बाद कांग्रेस को बहुत मेहनत के बाद अपने पुराने दिन को या आदिवासी वोटरों को अपने पास लाने का जतन करना होगा। जो आदिवासी वोटर किसी जमाने में इंदिरा गांधी के जमाने में जब आदिवासियों का के थोक वोट कांग्रेस को मिलते थे, वैसी स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, कांग्रेस यदि चाहे, बहुत मेहनत करे, तो ऐसी स्थितियों को वापस ला सकती है। और लेकिन भाजपा भी कोई कसर नहीं छोड़ रही, भाजपा भी लगातार। तो सवाल तो वही है ना खिलावन जी, सूर्यकांत जी, सवाल वही है, क्या ये चूके हुए चेहरे कांग्रेस में फिर से आदिवासियों को भरोसा जगा पाएंगे कांग्रेस के प्रति? और जो बात कह रहे हैं खिलावन जी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हुई, दो खेमे में बट गई है, ये वही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है जिस पे कांग्रेस ने हाथ रखा था, वही जैस बनी, कांग्रेस ने हाथ रखा, और जैस की हालत आपको पता है। वो हीरालाल अलावा भी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने बैठक करके बाकायदा टारगेट दिया है, जिम्मेदारी दी है आदिवासियों को। वो हीरालाल अलावा जिनका रवैया खुद ढुलमुल है कि वो किस पाले में जाएंगे, चुनाव के दौरान तक रहेंगे कांग्रेस में या नहीं रहेंगे। तो क्या ये दाव जो कमलनाथ जी ने खेला है वो कारगर देख रहे हैं आप? देखिए ब्रजेश जी, मुझे तो बिल्कुल कारगर नहीं दिख रहा, उसकी अपनी वजह है। हीरालाल अलावा पे कमलनाथ जी ने दाव खेला, ठीक है, वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक बन गए, लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियां और स्थितियां बनी, उससे आप भी भली बात वाफिक है और प्रदेश की जनता भी वाफिक है। तो आपने देखा होगा बीते 1-1.5 महीने में जिस तरह के जैस के नेताओं के बयान आए हैं और तमाम सारी चीजें सामने आई है, उससे ऐसा तय है कि जैस ने तय कर लिया कि वो इस बार अपने चुनाव चिन्ह पर पृथक से चुनाव लड़ेगी। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसका नुकसान किसको होगा? सबसे ज्यादा कांग्रेस को होगा, क्योंकि ठीक है, पिछली बार कमलनाथ जी ने किसी तरह हीरालाल अलावा को मना लिया था, कांग्रेस के टिकट पर उन्हें चुनाव में लड़ाया और वो चुनाव जीत कर भी आए, लेकिन वो लगातार आपने देखा होगा कई बार इशारा करते रहे कि वो कांग्रेस की सरकार में खुश नहीं रहे। तो स्थितियां उस समय भी अलग रही और इस बार अलग दिख रही है। जैस के कई नेताओं ने, आपने ध्यान दिया हो, बीते कुछ दिनों में ध्यान दिए है कि वो चुनावी तैयारी कर रहे हैं और अपने टिकट पर और पृथक से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। और दूसरी बात, जो आदिवासी वर्ग कांग्रेस से अलग हुआ है, आपने अगर 2003 से लेकर आज तक के चुनाव परिणामों पर आप नजर डालें तो बीता चुनाव छोड़ दें आप, उसके अलावा जब जब आदिवासी वर्ग ने भाजपा का साथ दिया या कांग्रेस से दूर हुई है, तब तक भाजपा की सरकार बनी हुई है। अगर आप इस बार की बात करें तो अभी आपको कोई ऐसे कारण दिख रहे हैं कि फिर वो कांग्रेस पे भरोसा करे? मुझे तो पता नहीं लगता। आपने देखा होगा पिछली बार 15 महीने की कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय क्या परिस्थिति बनी। कांग्रेस का एक बड़ा आदिवासी चेहरा हुआ करती थी जमुना देवी, आपको याद होगा, नेता पक्ष भी रही है, बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री भी रही है और उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग लगातार होती रही। उनके भतीजे उमंग सिंगार, जब अभी 15 महीने की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, तो उमंग सिंगार का दिग्विजय सिंह से 36 का आंकड़ा रहा और लगातार आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार के बीच बड़ी कटुतापूर्ण बातें सामने आती रहती थी। एक दूसरे पर जो टीका टिप्पणी होती थी, उसका असर व्यापक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ा। और नहीं पड़ा होता या सरकार चाहती तो उमंग सिंगार को एक बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर सकती थी और उसका फायदा कांग्रेस को निश्चित रूप से मिलता, खासतौर पर मालवा और निमाड़ में, क्योंकि कमलनाथ जी के जो बड़े खास चेहरे माने जाते हैं, आदिवासी चेहरे, उनमें चाहे बाला बच्चन हो या अन्य नेता हो, इनका प्रभाव अपने इलाके तक ही सीमित है। कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के एक बड़े आदिवासी चेहरा हो सकते हैं, लेकिन आपने देखा पिछली बार वो खुद चुनाव आ रहे लोकसभा का, बिल्कुल, उसके बाद उनका बेटा भी चुनाव आ रहा विधानसभा का। और जिस जोबट की उनको जिम्मेदारी मिली थी वहां भी उनके झगड़े के कारण कांग्रेस हार गई उपचुनाव में, कांग्रेस हार गई। और कांग्रेस की एक आदिवासी महिला लीडर भाजपा में आई, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत के आई सामने। तो ये सारी जो परिस्थितियां है, यार जो सिनेरियो सामने दिख रहा है,
उससे मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस को कुछ ठीक। ज्यादा फायदा होने वाला है। तो और खिलावन आप जी देखिए, जी 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 आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं सूर्यकांत जी। देखिए, कांग्रेस में लगातार मांग उठती रही एक आदिवासी मुख्यमंत्री की। आपको याद होगा 2003 का मामला हो, उसके पहले का मामला हो जब दिग्विजय सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, फिर 2003 लेकिन उसके बाद कांग्रेस में दोबारा तो जिस मुख्यमंत्री। जिस चेहरे को उप मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी जाती है उसको ही कांग्रेसी हरा देते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री की बात तो बहुत दूर की चीज़ है। खिलावन जी, आपकी बात से सूर्यकांत जी असहमत हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस कुछ मेहनत करती तो परिणाम उसके फेवर में आ सकते थे, लेकिन परिस्थितियां देखिए ना आप, कैसे फेवर में आ सकते हैं। यदि आरएसएस लगी हुई है, उसके अनुसांगिक संगठन धीरे धीरे पेंट बढ़ाए जा रहे हैं। बीजेपी सरकार, चाहे वो मोदी सरकार हो केंद्र की, चाहे राज्य की सरकार हो, गौरव दिवस से लेकर आदिवासी नायकों से लेकर उनके बीच की योजनाओं को लेकर जो उनकी प्रमुख मांगे हैं उन तक का ध्यान रख रही है एक छोटी छोटी चीज़। क्योंकि 2018 में जो झटका मिला था उससे सबक लेते हुए वो लगातार काम कर रही है। तब आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस यदि थोड़ी मेहनत करे तो सफल हो सकती है? देखिए ब्रजेश जी, आपने कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। यदि यदि प्रयास किया जाए, यदि पूरे ताकत के साथ तो लेकिन किया प्रयास भी जाए, पूरी ईमानदारी से होना चाहिए तो ना। हाँ, पूरे ताकत और ईमानदारी के साथ प्रयास हो तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाती है। मैंने एक संभावना व्यक्त की, परिस्थितियां भी बताई आपको, जिस तरह से जयस का हाल है, जिस तरह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उससे छिटक गई है, जिस तरह से भाजपा ने लगातार जिस तरह से आदिवासी नायकों को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है और आदिवासी वर्ग के बीच में घुसपैठ बनाने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए कितनी सारी योजनाएं बनाई, उनका कितना जम के आदिवासी इलाके में प्रचार प्रसार हो रहा है। आपने संघ की बात कही, संघ के आनुषंगिक संगठन है, जैसे वनवासी परिषद, जो भी आदिवासी परिषद है, वनवासी परिषद है, और बहुत सारे संस्थाएं हैं जो लगातार आदिवासियों के बीच जा करके संघ और भाजपा के प्रचार में पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। जबकि कांग्रेस के पास ऐसा कोई संगठन नहीं है। फिर भी मेरा मानना है कि जिस तरह से आदिवासी वर्ग में कांग्रेस की बैठ रही है, उसको वापस पूरी तरह से ना पाए, कम से कम उसके नजदीक पहुंच जाए, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भाजपा के सारे प्रयास, संघ के सारे प्रयास के बावजूद, क्योंकि आदिवासी वर्ग के वोटरों का रुझान हम लगातार देखते हैं कि कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा रुझान, पिछले चुनाव को देख ले, 18 के चुनाव के, उससे पहले जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहा करते थे दोनों समय आदिवासी वर्ग के वोटरों का बहुत ज्यादा, अर्जुन सिंह के समय भी यही हाल था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो आदिवासी वर्ग का पहले की बात हो गई, तब से तो नर्मदा जी में बहुत सारा पानी बह गया खिलावन जी। पानी और आप हाल ही में देखिए, जब राष्ट्रपति चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के बहुत बड़ा एक वर्ग जो आदिवासी वर्गों पर वो भरोसा जताने की कोशिश कर रही है, पाले में लाने की कोशिश करती है। शायद यही कहा जाता है कि उसी वर्ग के अधिकांश विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया था और कांग्रेस आज तक खुलासा नहीं कर पाई। निश्चित रूप से आपने, ये रणनीति है कांग्रेस की। मुझे लगता है कि जिन विधायकों ने 16 या 17 विधायक ऐसे हैं जो चिन्हित किए जा चुके थे, जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का सहयोग किया, उसके बावजूद कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं करी। वो एक रणनीति के तहत की गई सोची समझी एक रणनीति है या डर था खिलावन जी कि जो हैं वो भी ना चले जाएं? देखिए डर भी था और साथ में ये भी था कि यदि इन पर कार्रवाई करते हैं तो आदिवासी वर्ग का वोटर हमसे बहुत दूर छिटक जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा डर था। इन सब से बचने के लिए संभवतः ये कार्रवाई नहीं की गई होगी, ऐसा मेरा मानना है ब्रजेश जी। लेकिन हाँ, मेरा यह भी मानना है कि यदि पूरी ताकत के साथ, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, पूरी ताकत के साथ, पूरी रणनीति के साथ काम किया जाए तो मुझे लगता है कि भाजपा की अपेक्षा कांग्रेस को ज़्यादा आदिवासी वर्ग को समेटने में या अपने साथ करने में ज़्यादा सरलता है, यदि मैदानी स्तर पर कोशिश की जाए। लेकिन मैदानी स्तर का प्रयास कांग्रेस में दिखता नहीं। यहाँ पर हम लगातार तो करेंगे कैसे प्रयास? भाई उन्हीं चेहरों पे तो दाव लगाना पड़ेगा ना, उसी वर्ग के लोगों को तो बीच में भेजना पड़ेगा ना खिलावन जी, और वो कर रहे हैं कमलनाथ जी। वो थके हारे चेहरे हैं जो नाम गिना सकता हूँ मैं, चाहे बाला बच्चन हो, चाहे विजय लक्ष्मी साधो हो, चाहे क्रांतिलाल भूरिया हो, चाहे मरकाम हो, चाहे बाला उमंग सिंगार हो, तो इधर तो ऐसे चेहरे भी नहीं दिखते हैं ना, क्रांतपुरिया हो, हनी बघेल हो, कोई भी हो, इनमें ऐसा कोई भी चमकदार चेहरा नहीं है जो आदिवासी वर्ग को अपने तरफ खींच सके।
तो कांग्रेस के बीजेपी बाद में ऐसे स्वतंत्र- कोई चेहरे नहीं है सूर्यकांत जी, बावजूद बीजेपी पैंट बना रही है। और जो खिलावन जी कह रहे हैं कि कोशिश, जो उन्होंने फिर कहा कि कोशिश, क्योंकि जो कांग्रेस प्रवक्ता को भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे हमारा परंपरागत वोट बैंक है ये, और जो अत्याचार हो रहे हैं आदिवासियों पर, उसकी वजह से अब 1% भी बीजेपी के पास नहीं जाएगा। क्या आपको लगता है कि परंपरागत वोट बैंक तो बहुत पहले खिसक चुका है, और द्रौपदी मुर्मू हों, चाहे राज्यपाल हों, जैसे कुछ दाव चले हैं, चाहे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो, आदिवासियों का गौरव दिवस हो, टंटिया मामा हो, आप देखिए जितने भी कार्यक्रम हुए हैं वो कहीं ना कहीं पेट बढ़ाने के लिए, और बाकी योजनाएं देख लीजिए आप। तो क्या आपको लगता है कि इस सब के बावजूद ये लोग मैदान में उतरेंगे और उनको समझा पाएंगे कि षड्यंत्र है, जिस तरह से कमलनाथ जी ने कहा कि बहला फुसलाया जा रहा है, भ्रम में डाला जा रहा है? तो अब तो नहीं लगता कि आदिवासी उतने नासमझ रह गए हैं, पढ़े लिखे हैं, शहरों में रह रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर तमाम उस चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, तो वो बहले जा सकते हैं या उनको भड़काया जा सकता है, भ्रम में डाला जा सकता है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि आदिवासी समाज भी अब जागरूक हो गया है, समझदार हो गया है और पढ़ा लिखा हो गया है, और वो भी सोशल मीडिया का उपयोग करता है। उसे पता है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, द्रौपदी मुर्मू जी को जब वो प्रत्याशी बनाया गया भाजपा द्वारा, तो कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही, कांग्रेस के पक्ष में खड़ी थी। दूसरा, अगर आप उसके आगे आए तो मध्य प्रदेश में राज्यपाल जो आदिवासी चेहरा दिया हुआ है, एक पूरी जो बड़े शांति से अपना काम कर रहे हैं। हाँ, आपने देखा होगा लगातार आदिवासी भाइयों की जो समस्याएं हैं, उन सारी चीजों पर वो फोकस कर रहे हैं और लगातार स्लोली काम करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब अगर आप इससे आगे जाए तो कांग्रेस की बात जब आप करते हैं, तो कांग्रेस के पास मान लिया कि मालवा निवारण में उनके पास कांतिलाल भूरिया जैसा चेहरा है, उमंग सिंगार है, या वो मान ले कि जमुना देवी के चेहरे का वास्ता देकर आदिवासी वर्ग को अपने साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन महाकौशल में उनके पास ऐसा कौन सा चेहरा है? क्या उन्होंने कौन से ऐसे चेहरे को आगे तो ये खड़ा चेहरे किया है? नए नहीं है ना सूर्यकांत जी, ये आज आ नहीं गए, ये चेहरे लगातार हम देख रहे हैं 2003 से ही उनके साथ हैं, बावजूद अब तक कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या कर पाएंगे? अब तो आदिवासी वर्ग उनको परख चुका है, समझ चुका है, उनको देख चुका है, फिर कैसे भरोसा करेंगे? मैं वही आ रहा था जी। तो एक तरफ आप देखिए कि अगर उस तरफ जाए तो कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं, अगर आप इस तरफ आते हैं मालवा निवाड़ा अंचल में, तो आपके पास चेहरे तो है, लेकिन आम आदमी इतना गैर समझदार नहीं है। आदिवासी हो, दलित हो, कोई भी वर्ग हो, सारे लोग जानते हैं। आप देखिए कांतिलाल भूरिया अगर केंद्र में मंत्री रहे, सांसद बने, उनने किसको आगे बढ़ाने का काम किया राजनीतिक तौर पर? देखे अपने बेटे को या अपनी भतीजी को। तो जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि ये कौन सी चाल चल रहा है, इस चाल के पीछे इनका क्या आशा है और कौन सी मात का खेल चल रहा है। आप समझ सकते हैं, अगर कांतिलाल भूरिया चाहते किसी एक दूसरे युवा को आगे लाते, उस चेहरे को आगे खड़ा करते, तो बात अलग थी। आप अपने बेटे को आगे लाते हैं, फिर आप उसके पहले अपनी भतीजी को आगे लाते, कलावती जी को। मतलब आप परिवार की भूमिका को तो आगे बढ़ाना चाहते, लेकिन समाज का भला नहीं करना चाहते। जब तक आप समाज का भला नहीं करेंगे, समाज आपके साथ क्यों खड़ा होगा? और रही दूसरी बात कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी रणनीतिकार अच्छे हो सकते हैं। कांग्रेस का इस समय मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के अलावा सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन कमलनाथ, लेकिन रणनीतिकार होना एक अलग बात है, और आपके तर्कस में वो तीर भी तो होना चाहिए जिससे आप युद्ध कौशल में या युद्ध में जीत सके। लेकिन वैसे तीर कमलनाथ जी के पास नजर नहीं आ रहा है। सूर्यकांत जी, माफी चाहता हूं, समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदिवासी भोले हैं लेकिन नादान नहीं है, उन्हें आप मूर्ख नहीं बना सकते हो, क्योंकि अब वो समझदार हैं, शहरों से कनेक्ट हैं और अच्छा बुरा भी समझते हैं, क्योंकि लोकतंत्र भी परिपक्व हो रहा है और आदिवासी भी अब अशिक्षित नहीं रहे। गांव में भले ही रहते हैं, उनकी परंपराएं अलग भले ही हों, लेकिन वो समझते हैं, और ये समझदारी लगता है कांग्रेस को भारी पड़ रही। शायद यही वजह है कि 2003 के बाद 2018 तक कांग्रेस आदिवासियों में विश्वास पुनः हासिल नहीं कर पाई। अब ये विश्वास हासिल करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन उन्हीं चूके हुए चेहरों से। क्या जिन चेहरों पर अविश्वास पहले से ही आदिवासियों ने जता दिया है, उन पर फिर भरोसा करेंगे? अभी ये दूर की कौड़ी नज़र आता है। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।